विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम तिलक के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। तिलक ने सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की थी और इसी समय से ही उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। सन 1889 से 94 तक के वर्षों में तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने इन वर्षों में कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रम और मार्ग का समर्थन किया और वे इस बात को स्वीकार करते थे कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधारों की मांग से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 में उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का मूल आधार उदारवादियों से भिन्न था। अतः वे अधिक समय तक उदारवादी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं रहे। सन 1895 से उनके राजनीतिक चिंतन में परिपक्वता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्यों तथा स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें उदारवादियों से अलग कर दिया। उनके राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख बातें हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले है जो देखते हैं कि तिलक का राष्ट्रवाद किस तरह का था। तिलक का जो राष्ट्रवाद अंशतः पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति एवं राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया और बतलाया कि भारत को अपनी प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही आज के भारत के लिए स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने मराठा में लिखा, सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है। जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है, उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं ढालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर ही हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तिलक ने भारतीयों में यह भावना उत्पन्न करने का अथक प्रयास किया कि उन्हें गीता और वेदों के महान संदेशों में नई शक्ति और नई चेतना ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही भारत वह आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकेगा जिसके बल पर ब्रिटिश नौकरशाही से टक्कर लेकर स्वराज प्राप्त किया जा सकेगा। सुधारों के नाम पर प्राचीनता का अनादर करना राष्ट्रीयता के पतन का प्रतीक है। यदि भारत में सच्ची राष्ट्रीयता को प्रसार करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण किया जाए। तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। उनका कहना था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीलों के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, उसी का आधुनिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे। वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं अपितु समूचे राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है, वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। तिलक का मत था कि विभिन्न विचारधाराओं, जातीय भेदों, अस्वस्थ मतांतरों आदि के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीयता की भावना उस तीव्र गति से नहीं पनप पाई जिस तेज गति से यह समान भाषा, धर्म और समान संस्कृति वाले देशों में पनप सकती है। यही कारण था कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अधिक बल दिया। ये तत्व भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे और अब उन्हें
पुनः जगाने और संगठित करने की ही आवश्यकता शेष थी। तिलक के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भाषण में एकता की भावना सर्वोपरि रहती थी, चाहे वह धार्मिक भाषण हो या राजनीतिक, सामाजिक या कोई अन्य। तिलक ने भारत में एकता की प्रस्थापना का मार्ग बतलाते हुए कहा कि भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ, वैदिक धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। यदि हम इस बात में यह ध्यान रखा जाए कि हम विभिन्न मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें तो यह एक महान शक्ति बन सकता है। जब तक आपस में भेद है तो हम विभाजित हैं, तब तक एक दूसरे से सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं करता। हम हिंदुओं के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना। राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से ही उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किए। उन्होंने केसरी में लेख लिखकर गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की। तिलक की मान्यता थी कि इन उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप है, जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि देशवासियों के संवेगों और भावों में तीव्रता लाते हैं तथा उन्हें सुप्त नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद के प्रतीकात्मक प्रदर्शन की संज्ञा दी जा सकती है, जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है तथा समूह राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से उनका जो राष्ट्रवाद था वो प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित था और उन्हीं के आधार पर उन्होंने राष्ट्रवाद के माध्यम से भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। तो तिलक के जो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि उन्होंने जो उनका लक्ष्य जो था वो क्या था, स्वराज। यानी तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का बड़ा गहराई से अध्ययन किया, जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्म राज्य का अभिप्राय एक राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा और पोषण हो। स्वराज्य इस धर्म राज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी। प्रत्येक भारतीय का धर्म अर्थात कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व हमें समझने के लिए हमें इसकी तुलना दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज संबंधी धारणा से करनी होगी। उदारवादी नेता स्वराज की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर ही करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास और संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था, जिसमें स्वराज को व्यक्ति का धर्म बताया गया था। इस प्रकार उनके स्वराज की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज एक ईश्वरीय गुण है।
विदेशी साम्राज्य राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है। इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की। तिलक के राजनीतिक चिंतन के और भी कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।